नवनीत चतुर्वेदी आप सबका इस खास प्रोग्राम ओपन कोर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वागत है गोपाल जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ओपन कोर्ट में। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, उसी कहावत को हमारे गोपाल अग्रवाल जी ने बहुत ही बखूबी सिद्ध किया है। 13 साल की उम्र में 1975 में जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, उस वक्त गोपाल जी 3 महीने जेल में रहे और उस 3 महीने का इन्हें आज भी मलाल है कि शायद ये 6 महीने रह जाते तो आज लालू जी की तरह पेंशन ले रहे होते। शायद ये इन्हें बहुत बड़ा घाटा है, और लेकिन घाटे की कोई, इन्होंने इस घाटे की भरपाई अपनी योग्यता, मेहनत और अपनी पार्टी की मदद से, मैं समझता हूं इन्होंने इस घाटे की भरपाई इन्होंने कर ली है। खैर आज का हमारा मुद्दा चुनावी नहीं है, हमारा मुद्दा है मिक्स ऑफ राजनीति और आर्थिक मुद्दों को मिक्स करते हुए है। हालांकि आज की एक बड़ी खबर भी आ रही है, शायद योगी आदित्यनाथ जी को यूपी का सीएम बनाया जा सकता है, तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हम कल बात करेंगे। आज गोपाल जी चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बीजेपी के सीए सेल के कन्वीनर हैं, इकोनॉमिक सेल के भी कन्वीनर हैं ये, तो गोपाल जी से मैं बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी भूमिका बनाता हूं। एक कहावत है, इश्क और जंग में सब जायज होता है, और दूसरी कहावत है, बिना आग कभी भी धुआं नहीं निकलता। यूपी की 325 सीट और ईवीएम कुछ इसी तरफ इशारे करती है, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में हम बीजेपी को बरी कर सकते हैं। बीजेपी को बहुमत सिर्फ 2 राज्यों में मिला, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी ने अपनी सेवा का संकल्प लेते हुए गोवा और मणिपुर की भी जिम्मेदारी जबरदस्ती ओढ़ ली। क्या कहते हैं गोपाल जी इन कहावतों के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए, शुभकामनाएं भी देता हूं ये कार्यक्रम के लिए। और मैं कह दूं कि जो बात आपने कही ईवीएम की, ये प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए खासकर, तो उसके लिए तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि हमारे सारे नेतृत्व में, चाहे योगी आदित्यनाथ जी को ले लो, अमित शाह जी को ले लो, अरुण जेटली जी ने बहुत पहले यह बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश में हम भारी बहुमत से आगे आ रहे हैं। उत्तराखंड के भी लिए यही था। तो इसलिए यह जो खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे आपकी कहावत जैसे है, उसी में यही बात है। तो जो बाकी लोग अपोजिशन वाले जो इसमें आरोप लगा रहे हैं ईवीएम वगैरह के, वो पूरी तरह से नकारात्मक है और उनको इलेक्शन कमीशन ही खारिज कर सकता है। उन्होंने कर भी दिया, बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाण दे दिए। मैं इसीलिए मैंने कह रहा हूं सर कि सबूतों के अभाव में बीजेपी को बरी कर सकते हैं। सबूत उसके काउंटर है कि ईवीएम में कोई बदलाव हो नहीं सकता, छेड़छाड़ हो नहीं सकती, और उसके बहुत सारे सबूत हैं। चलिए गोपाल जी, आप अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन से भी आप जुड़े हुए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से आप जुड़े हुए थे, लेकिन मौके का फायदा केजरीवाल जी ले गए। तो ऐसा आप कहाँ भीड़ में, आप रेस में कहाँ पीछे रह गए थे, या केजरीवाल जी अपनी एक प्लान स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे थे और आप कुछ और दिशा में चल रहे थे? क्या लगता था आपको कि आपको उस आंदोलन से क्या लग रहा था कि भविष्य उस टाइम क्या नजर आया था कि वास्तव में केजरीवाल जी उठ के आगे आ जाएंगे या वास्तव में अन्ना जी का आंदोलन पूरा हो जाएगा? नहीं, जब हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन से मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ था शुरू में, उस वक्त बहुत सही तरफ से यह बहुत चर्चा होती थी सब जगह कि यह नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है जिसमें समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और उस वक्त भ्रष्टाचार पूरे देश में बुरी तरह व्याप्त हो गया था, उसने पूरे देश को खोखला कर दिया था, पूरे जनतंत्र को, हमारे सत्ता के केंद्र को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। उसके खिलाफ एक आंदोलन था और जनता का उसमें बहुत बड़ा सहयोग था। जनता, सारे लोग ही उसमें जुड़े हुए थे। जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, वो कहीं ना कहीं वो अपनी उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उनको इस तरह से दूसरी तरफ ले गई। नहीं तो अन्ना हजारे भी इसके खिलाफ थे, और भी जितने लोग थे कि इस पूरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन को गैर राजनीतिक रख के इसको केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है गोपाल जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि मान लीजिए आज आप एक किसी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से बिलोंग नहीं करते, आप सिर्फ एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, केवल उसी के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जो विमुद्रीकरण हुआ ये फ्लॉप शो ही हुआ
या इसको आप सक्सेस 100% सक्सेस मानते हैं आप इसको? देखिए, जब भी आप विमुद्रीकरण को एक अकेला एक आइसोलेटेड स्टेप मानेंगे तो आप इसकी गलत एनालिसिस करेंगे। विमुद्रीकरण का जो है वो पिछले 3 साल से जो मोदी सरकार की जो बहुत सारी स्टेप्स हैं, योजनाएं हैं, या जो स्टेप्स उन सबको साथ में लेके चलना चाहिए। बहुत प्रखर रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने लड़ाई शुरू करी। वह अपने सत्ता में आने के दूसरे दिन से एसआईटी के गठन से लेके, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट से लेके, या जो विदेशों में संपत्ति जो लोगों ने रखी हुई थी उनको, उनकी घोषणा को लेके, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम्स को लेके, उन सबका साथ लेके विमुद्रीकरण को एनालिसिस करना चाहिए। यह एक तरीके से इकोसिस्टम तैयार कर रहा था जिसमें जो ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग प्रणाली की तरफ से चले और जनता को कंप्लायंस इकोसिस्टम हम देश में क्रिएट करें। जी, मतलब अभी भी आप मानते हैं कि बीजेपी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे ही नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी विशेषकर मोदी जी प्रखर रूप से इस बात के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम भ्रष्टाचार को इस देश से खत्म करेंगे और उसके लिए कोई भी कीमत कम है। मतलब सर कैसे खत्म करेंगे? नेशनल करप्ट पार्टी एक होती थी शरद पवार जी की, जिन्हें शायद पद्म विभूषण भी मिला है, तो भ्रष्टाचार को ऐसे ही खत्म करेंगे? देखिए, जो भ्रष्टाचार कहां से होता है, अगर केंद्र के सत्ता के केंद्र में जो व्यक्ति है, भ्रष्टाचार को आप कभी भी, जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको नीचे से एक क्लर्क से नहीं खत्म कर सकते। यह जो सबसे ऊपर सत्ता के केंद्र में बैठा हुआ उसको अगर भ्रष्टाचार से विमुक्त वो रख दे तो वह पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आज आप देखिए 3 साल में कोई भी ऐसा लांछन हमारी सरकार को, भाजपा को या मोदी सरकार को कोई भी लांछन ऐसा नहीं लगा है जिसको आप कह सके कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया। मान ली आपकी बात कि बीजेपी के ऊपर इटसेल्फ, केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकारों में तो छुटपुट आरोप लगते रहते हैं। हाँ। लेकिन यदि केंद्र सरकार की बात करें तो पिछले 2.5-3 सालों में कोई भी ऐसा बड़ा मामला मीडिया में नहीं उछला है कि केंद्र सरकार किसी XYZ करप्शन के मामले में लिप्त है। लेकिन कहीं न कहीं वो करप्ट आदमियों को बचा तो रही है। देखिए, अगर आप जैसे विजय माल्या को ही देखें, विजय माल्या का बहुत एक एग्जाम्पलरी केस है। आज भी आप देखिए सीबीआई ने उनके खिलाफ पूरा प्रवर्तन के लिए सारे स्टेप्स लिए और आज उसको लोन किसने दिया? आज बैंकों के देख लीजिए, जितने बड़े बड़े लोगों को, साहूकारों को जो लोन दिए गए वो यूपीए सरकार के टाइम पे दिए गए। आज वो लोग लोन वापस नहीं कर रहे, बैंकों की हालत खराब कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमारी सरकार प्रखर रूप से स्टेप्स ले रही है। मतलब आपके हिसाब से विजय माल्या जी एक मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल है, उसके अलावा बाकी सब केस में नहीं, सभी में कर रहे हैं। आप कितने सारे एनपीए के अगर आप एनालाइज करें, आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, तो अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ले रहे हैं जिसके तहत बैंकों के लोन भी वापस हो पाए और इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ भी इसका एक रिलेशन है। देखो, दोनों तरह के भ्रष्टाचार अलग है। आप कोल ब्लॉक एलोकेशन में देख लीजिए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जिसमें कोल ब्लॉक एलोकेट कर सकते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में भी एक सिस्टम को चेंज किया है। एक ट्रांसपेरेंसी परमिशंस में लेके आए हैं। विदेशों में जो धन जमा है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए OECD के साथ एग्रीमेंट किया है। हाँ सर, विदेशों से धन पे मैं आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम के फॉरेन बैंक अकाउंट्स की डिटेल उन्होंने डिस्क्लोज करी थी, फॉरेन प्रॉपर्टीज की उन्होंने डिटेल डिस्क्लोज करी थी। साथ भी ये एलिगेशन लगाया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स चिदम्बरम जी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर रहे और उनको मौजूदा बीजेपी सरकार की सह पे चिदम्बरम जी को बचाया जा रहा है। देखिए, जो कार्तिक चिदम्बरम की केस है, मैक्सिस का देख लीजिए और भी वो जो उनका सारा जो कार्य था उसके प्रति सरकार पूरी तरह से स्टेप्स ले रही है। और आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार जो एक तंत्र है जिसको हमने इनहेरिट किया है, जो ब्यूरोक्रेसी का तंत्र है, गवर्नेंस का तंत्र है, उसको हमने इनहेरिट किया है, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको एक डेटा में बता दूं, पिछले 2-3 साल में 92 सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या तो भ्रष्टाचार के कारण उनको पिनलाइज किया है, ट्रांसफर किया है या टर्मिनेट किया, या पिछले
सालों साल का इतिहास आप देख लें, कभी भी ऐसा नहीं किया। इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार ने एक्शन लिया है। तो मेरे ख्याल से जो अभी केंद्रीय गृह सचिव हैं राजीव महर्षि जी, उनके खिलाफ में भी भ्रष्टाचार के कुछ एक मुकदमे हैं, वहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाए हैं उन पर राजस्थान में ही। देखिए उसके बावजूद वो केंद्रीय गृह सचिव नहीं, देखिए आरोप लगाने से केवल आप नहीं कर सकते, आरोप को आपको प्रूव भी करना था। आप जो केजरीवाल जी का देख लीजिए, आरोप लगा के बाहर, उसको फॉलो तक नहीं करते। तो आरोप लगाइए कोर्ट में, आखिर कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा ना चीजों को। केवल जो सीनियर पोजीशंस पे है उनके आरोपों पे ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। उन आरोपों को कोई प्रूफ करेगा, उनके ऊपर जो देगा, तो सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करती है और वो कर भी रही है। जैसा फिलहाल अभी यूपी में एक सीन नजर आया था कि जैसे ही चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, गायत्री प्रजापति जी तुरंत पकड़ में भी आ गए, अरेस्ट भी हो गए। तो इस तरह से एक पब्लिक में एक मैसेज गया है कि शायद अब यूपी में कानून व्यवस्था प्रॉपर जो पहले नहीं थी। एक अमित शाह जी का रिसेंट का एक चुनावी भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारा यूपी में सीएम शपथ ग्रहण करेगा, आधी रात से ही सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। क्या आपको लगता है वास्तव में बंद हो जाएंगे या वो जुमला ही है? नहीं, बिल्कुल अमित भाई ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, आज भी एक सवेरे न्यूज थी कि कल से ही वो सब बंद, यांत्रिक कत्ल खाने, दो तरीके उन्होंने कहे थे, एक तो यांत्रिक कत्ल खाने और दूसरे इलीगल कत्ल खाने, इन दोनों को बंद कर देंगे। लाइसेंस्ड और जो लीगलाइज्ड हैं उनको मतलब ठीक है, मतलब यदि हम कत्ल खाने की बात करें तो जो लीगलाइज्ड हैं, जिन्हें प्रॉपर लाइसेंस मिला हुआ है, वो चालू रहेंगे, इसके अलावा वाले बंद होंगे। इलीगल और या जो मैकेनाइज्ड जो है यांत्रिक कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे। चुनाव जीतने में ये भी सुनने में आता है कि सबसे बड़ा जो योगदान जो था वो किसानों का था, क्योंकि किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम जीते तो आपके ऋण माफ हो जाएंगे। वहीं पे स्टेट बैंक की चीफ अरुंधति भट्टाचार्य कहती है कि नहीं साहब, किसानों के ऋण माफ नहीं होंगे। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अरुंधति जी ने जो कहा मैंने भी सुना, वो एसबीआई की चीफ है, उनके कहने से किसानों के लोन माफ नहीं होंगे ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, उन्होंने, और उस ओपिनियन में भी कहीं ना कहीं मेरिट है। उन्होंने कहा कि अगर आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ये लोन वेवर करेंगी, लोन माफी करेंगी, तो एक क्रेडिट डिसिप्लिन जो होता है कहीं ना कहीं वो उस खराब होता है। इससे क्या होता है, कई लोग जो लोन को वापस कर रहे होते रेगुलर, उसका इंटरेस्ट और पेमेंट करते, वो भी इस आशा में रुक जाते हैं कि कहीं आगे सरकारें होते हैं कि शायद हम क्यों भर रहे हैं, हम भी वेट कर लें, शायद हमारा माफ हो जाएगा। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होने चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया होने चाहिए, और उसके बाद मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन करने का एक तरीका भी होना चाहिए, और जिनको आवश्यक है तो उनके करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर किसानों की हालत देश में 70 साल की स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश के किसानों की हालत इतनी बुरी है कि लाखों किसानों ने पिछले कई सालों में आत्महत्या की, तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की भी है, जनता की भी है, तो उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो उनको अगर कोई कहे कि जी इस कारण से उनका हित नहीं करना चाहिए, तो हम इस बात पे विश्वास नहीं रखते। सर, अभी काफी टाइम से एक ये मैसेज सुनने में आ रहा है कि बैंकों ने कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के ट्रांजैक्शंस के ऊपर यदि महीने में 4 बार से ज्यादा जमा और विड्रॉल करेंगे तो 150 रुपए का चार्ज वो अप्लाई करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शायद इसी चार्जेस को 1 अप्रैल से लागू करने जा रहा है। इसको आप एज ए सीए आर्थिक विशेषज्ञ आप कितना सही मानते हैं इसको? नहीं, केंद्र सरकार ने जो स्टेट बैंक ने अभी पीछे ये स्टेटमेंट दिया था कि हम कैश विड्रॉल पे ट्रांजैक्शन करेंगे और डेबिट क्रेडिट पेमेंट पे भी करेंगे। केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उनको पुनर्विचार करने के लिए कह दिया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह इस चीज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लाखों जो अकाउंट्स हैं तो वो जनता के हित के लिए खोले गए हैं, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन इंक्लूजन के लिए खोले गए हैं, तो वह उस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रांजैक्शन चार्जेस जो को नहीं लोगों से लेना चाहिए। लेकिन यह बात भी सही है कि बैंक वाले कह रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन की कोई कॉस्ट होती है, तो उसको कौन बियर करेगा? अगर बैंकों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो सब तरीके के कॉस्ट, सरकार की जो योजना हो उनकी सारी कॉस्ट वो बैंक, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक बियर करे, तो यह एक बड़ा विषय, चर्चा का मुद्दा और सोल्यूशन करना है कि क्या आम जनता
ये कस्टमर उस कॉस्ट को बियर करे, बैंक बियर करे या सरकार करे, या इन तीनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो मुझे लगता है कि ये जो नेशनल आरबीआई ने एक नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन बनाया है और जिसके ऊपर एक फंड भी है, कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें भी जाएंगी और धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे तो कॉस्ट अपने आप में भी कम हो जाती है। सर, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स के ऊपर में भी वही उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे एसबीआई पर करेंगे? नहीं, देखिए प्राइवेट बैंक पे गवर्नमेंट के रूल्स पूरी तरह उस तरह से नहीं अप्लाई हो सकते जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होंगे। वहां पे कहीं ना कहीं सरकार एक गाइडलाइन ही दे सकती है, उनको कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन पीएसयू बैंक पे उसका कंट्रोल है ज्यादा और आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो बेटर सर्विस, लो कॉस्ट सर्विस देगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बैंक की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें जनता का पैसा कैपिटल में लगा होता है, सरकार का पैसा होता है, तो उसको सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ के आना ही पड़ेगा। इसलिए उनकी एक परिस्थिति अलग है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अलग है। सर, अभी के सारे चुनाव खत्म हो चुके और बस यूपी का सीएम कौन बनेगा उसी की जद्दोजहद चल रही है। तो मैं एक थोड़ी सी अंदर से जिज्ञासा है और सारी देश की पब्लिक को भी जिज्ञासा है कि इतना सस्पेंस और थ्रिल ड्रामा का माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, ये थ्रिल और ड्रामा तो मीडिया के डिबेट से हो रहा है। अमित शाह जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट से कह दिया था कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है। उत्तर प्रदेश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड राजनीति यहाँ पे चलती आ रही थी, जाति की, धर्म की, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की, लॉयलनेस की थी और बहुत बड़ा प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश पूरे वेस्टर्न यूरोप से भी बड़ा प्रदेश है, 20 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है, इतना बड़ा क्षेत्र है। तो और कई एमएलए कई जगह से चुन के आते हैं, तो उन सबको समावेश करके एक कंसेंसस बिल्ड करके एक नेता चुनना था जो कि इफेक्टिव भी हो और सरकार की नीतियों को भी आगे ले जाए और इन कॉम्प्लेक्स चीजों को समझे। अगर केवल केंद्र को अपना नेता थोपना होता तो आज केंद्र के नेतृत्व में हमारे यहाँ इतनी सक्षमता है कि वो कुछ कहे तो सब लोग उसको मानेंगे, पूरी तरह से, पूरी इज्जत से मानेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम थोपे। और यहाँ के जो एमएलए है, विधायक दल है, वो भी उसकी भी आकांक्षा और अपेक्षाओं को साथ में लेके निर्णय लिया जाए। केंद्र से जो नाम आए, प्रदेश के जो एमएलए वो डिस्कस करे और जो कई सारे लीडर्स हैं यहाँ के लोकल, उनके भी कई एस्पिरेशंस होते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन सबका समावेश करके कंसेंसस लेके आज बहुत जल्दी से डिक्लेयर हो जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है शक की। जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि हमें करप्शन को मिटाना है तो सबसे छोटे लेवल के बजाय हमें सबसे ऊपर का लेवल हमें ठीक करना होगा। नहीं, उसके ठीक होने से होगा, उसके मतलब ऊपर का लेवल यदि ठीक होगा तो नीचे का लेवल अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं उसी चीज को लेता हूँ। अभी बीजेपी ने एक अनाउंसमेंट किया कि दिल्ली एमसीडी नगर निगम के अंदर में पुराने जितने भी पार्षद हैं उन सबको रिप्लेस करके नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि पुराने वाले भ्रष्ट हैं, इसलिए हम पुरानों को हटा के नए को मौका देंगे। तो ये जो ईमानदारी का जो बोझ है वो बेचारे पार्षद ही क्यों उठाएं? ये वजन तो विधानसभा में और लोकसभा में भी यही फार्मूला लगा देना चाहिए। तो बिल्कुल, ये तो देखिए अल्टीमेटली अगर भ्रष्ट है, लेकिन यह जो है, क्योंकि ये जो एंटी इनकम्बेंसी होती है या जो लोकल लेवल पे जो इलेक्शन के मुद्दे होते हैं वह एफिशिएंसी और उस पे होते हैं, वो भ्रष्टाचार के लोकल कनेक्ट। और अल्टीमेटली अगर हमें नेतृत्व को डेवलप करना है, पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ हमारे सदस्य हैं, इतने सदस्य, तो उनमें से नीचे से लेवल से डेवलप कर दें नया नेतृत्व, तो नए लोगों को चांस देने का ये मौका है। ये सारी चीजों की बात है। खैर, आप देख रहे थे ओपन कोर्ट और हमारे साथ में आज हमारे खास मेहमान थे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। इनके साथ में हमने एक बहुत ही छोटे समय में कई मुद्दों के ऊपर शॉर्ट के अंदर तरह तरह की कई बातें की। उम्मीद करते हैं गोपाल जी हमारे कार्यक्रम में आगे भी आते रहेंगे और समय की बंदिश है, अब विदा लेने का भी वक्त आ गया। कल इसी वक्त हम फिर मिलेंगे। जाने से पहले एक बार गोपाल अग्रवाल जी से मैं पूछना चाहूंगा, इनकी खुद की ख्वाहिश क्या है, कौन बनेगा यूपी का सीएम? योगी आदित्यनाथ? देखिए, हमारी ख्वाहिश मैं उतनी महत्व नहीं रखती जितनी कि यहाँ के एमएलए
कि मैं जो यहाँ के विधायक दल का रहता है, योगी आदित्यनाथ भी बहुत सक्षम है, केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, मनोज सिन्हा जी भी हैं, दिनेश शर्मा जी में कई नाम है, उनमें से जो भी बन जाएगा पार्टी के सारे लोग उनके साथ हैं। 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए हम तो आज 1900 जैसा आपने कहा 1975 में इस सामाजिक क्षेत्र के रास्ते पे आगे बढ़े थे, कई पड़ाव बढ़ते हुए हम आगे आज यहाँ पे पहुंचे। उसी तरह समाज हमें अपने साथ लेके उसी तरह आगे ले जाएगा। हम जहां समाज देखना चाहेगा हम वहां पे होंगे। शुक्रिया गोपाल जी अपना कीमती समय देने के लिए। आप सब देख रहे थे ओपन कोर्ट। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।